पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लेग किससे फैलता है। ऑप्शन है जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले हम प्लेग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि प्लेग आखिर है क्या। देखिए फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही घातक रोग है जो कि पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। क्वेश्चन बनता है कि बताइए प्लेग किससे फैलता है। इसके फैलने की प्रोसेस को देखते हैं। ये संक्रमण चूहा है, इसमें पास्चुरेला पेस्टिस का जीवाणु है। तो पिस्सू होगा, इस चूहे को काटेगा, इस चूहे का खून पिएगा तो पास्चुरेला पेस्टिस का जीवाणु इस पिस्सू में आ जाएगा। फिर ये मनुष्य को काटेगा तो ये जीवाणु मनुष्य तक पहुंच जाएगा। मनुष्य के लिए जीवाणु बहुत ही घातक होता है। प्लेग की बीमारी में मनुष्य को बहुत तेज बुखार, आंखों में गिल्टियां निकल आती हैं और पूरी बॉडी काली पड़ जाती है, इसलिए इसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर एक मैंने फिगर बनाई हुई है काली मौत की, जिससे आपको क्वेश्चन याद रखने में आसानी हो सके। क्वेश्चन क्या था हमारा, प्लेग किससे फैलता है। प्लेग जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या उपयुक्त सभी। तो ये आपका जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। किस रोग को जाना जाता है, अभी हमने देखा था प्लेग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार का संचार किससे होता है। ऑप्शन है सिक्ता मक्खी, सीसी मक्खी, काली मक्खी या घरेलू मक्खी। मक्खियों से फैलने वाले रोगों में से केवल दो ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से। पहला तो है आपका बालू मक्खी से फैलने वाला काला जार और दूसरा है सीसी मक्खी से फैलने वाली सोने की बीमारी। ये दोनों ही मक्खियां इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। बालू मक्खी का ही दूसरा नाम होता है सिक्ता मक्खी। इससे फैलता है काला जार। काला जार में होता क्या है, काला जार में हमें बहुत तेज बुखार आता है, यानी कि काला जार जो होता है वो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। और काला जार का जो कारक होता है जिसके कारण काला जार होता है, जो काला जार का रोगाणु है उसका नाम है लीशमैनिया डोनावानी। यह एक प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ को परजीवी कहते हैं। देखिए ये लीशमैनिया डोनावानी काला जार का कारक है, यानी कि रोगाणु है, लेकिन इसको जो फैलाने वाला है वो है बालू मक्खी। तो जो फैलाने वाला होता है वो होता है बैक्टर, और जो उसका कारण होता है वो होता है पैथोजेंस। दोनों अलग अलग होते हैं। जिस तरीके से मलेरिया रोग का कारक या पैथोजेंस होता है प्लाज्मोडियम परजीवी, लेकिन उसको जो फैलाती है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में वो होती है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो मादा एनोफिलीज मच्छर को वेक्टर कहेंगे, जबकि जो फैलाएगा वो होगा प्लाज्मोडियम परजीवी। तो अब वेक्टर और पैथोजेंस में अंतर समझ गए होंगे। दूसरा है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी अपने साथ ट्रिपोनोसोमा परजीवी लेकर चलती है। यह ट्रिपोनोसोमा परजीवी मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है और मस्तिष्क डिसाइड नहीं कर पाता है और बस सोता रहता है। तो सीसी मक्खी से कौन सी बीमारी फैलती है, सोने की बीमारी। क्वेश्चन था हमारा, काला जार का संचार किससे होता है। सिक्ता मक्खी। सिक्ता मक्खी को ही सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के नाम से जानते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीसी मक्खी। सीसी मक्खी अपने साथ ट्रिपोनोसोमा लेके चलती है। सीसी मक्खी से सोने की बीमारी होती है। काली मक्खी। काली मक्खी भी बहुत सारे रोग फैलाती है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी। जो घरेलू मक्खी होती है वो डायरिया को फैलाने वाला मुख्य वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचालित करने वाले जीव को क्या कहते हैं। अभी हमने देखा था क्या कहते हैं, हाइब्रिड, फ्रैगमेंट, वेक्टर या क्लोन। क्या कहते हैं उसको, वेक्टर कहते हैं, जो रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाता है। जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर भी एक वेक्टर है, सीसी मक्खी भी एक वेक्टर है, सिक्ता मक्खी भी एक वेक्टर है, जबकि इन सभी रोगों का कारक अलग अलग होते हैं। वो कोई जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। देखिए बीसीजी के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम टीबी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। टीबी को हिंदी में कहते हैं क्षय रोग, और क्षय रोग को अलग अलग नामों से परीक्षा में पूछा जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका दूसरा नाम है तपेदिक या यक्ष्मा, या इसी को राज यक्ष्मा भी कहते हैं, और यह टीबी का एक फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। तो ये चार नाम, क्षय रोग, तपेदिक, यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से ही रिलेटेड है। और टीबी में जो मनुष्य का प्रभावित अंग वो होता है फेफड़ा। खुली हवा में खांसने चीखने से जो टीबी का जीवाणु होता है वो हवा में फैलता है। फिर इसी संक्रमित हवा के संपर्क में अगर दूसरा व्यक्ति सांस लेता है
तो ये जीवाणु उसके शरीर में जाकर उसको भी संक्रमित कर देता है। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइए विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अब एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, वो एक बैक्टीरिया से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम उन्होंने रखा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किसने पता लगाया था कि टीबी एक बैक्टीरिया से फैलती है? तो आंसर होगा रॉबर्ट कोच। अब कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आकर खांसता छींकता है और वो बीमार सा दिख रहा है, क्योंकि किसी को भी सर्दी जुकाम या खांसी हो सकती है, तो आप उस पर डाउट करेंगे कहीं इसको टीबी तो नहीं है। तो उससे कहिए कि आप मंटू परीक्षण करवाइए। मंटू परीक्षण से पता चल जाता है कि कहीं उसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया तो नहीं है। तो परीक्षा का ही एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि बताइए मंटू परीक्षण किस रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा टीबी। टीबी के परीक्षण के लिए मंटू परीक्षण किया जाता है, उससे टीबी के रोग का पता चलता है। अब रोग का पता चल गया तो इसके लिए वैक्सीन भी कोई होगी, तो टीबी की वैक्सीन का नाम है बीसीजी। परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, जिसमें से ये बैसिलस है वो जीवाणु के टाइप का नाम है, जबकि कालमेट ग्यूरिन इस टीके को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है। जो बीसीजी का टीका होता है वो जन्म के 15 दिन के भीतर ही लगा दिया जाता है, चाहे टीबी हो या ना हो, जिससे भविष्य में टीबी होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आपको एक टीका लगा होगा तो आपको फिर टीबी का जो बैक्टीरिया है वो आपके शरीर पर अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको जन्म के 15 दिन के भीतर ही लगा दिया जाता है। एक और दवा है टीबी की जो WHO रिकमेंड करता है, उस दवा का नाम है डॉर्स। तो टीबी से इतने सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आप परीक्षा देते समय कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बीसीजी प्रतिरक्षण होता है खसरा के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, कुष्ठ रोग के लिए। किसके लिए होता है? टीबी के लिए, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए। बीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो अभी हमने देखा था बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, तो सी शब्द का क्या मतलब हो जाएगा? कालमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? कितनी उम्र में लगाया जाता है? जन्म के 15 दिन के भीतर लगा दिया जाता है। पहला ऑप्शन है 2-3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, नवजात शिशु को, या फिर जन्म के 15 दिन के भीतर। तो कौन सा सही हो जाएगा? जन्म के 15 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? पहला है टिटनेस, इसके लिए बीसीजी का टीका, ये गलत है क्योंकि बीसीजी का टीका तो टीबी के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट है राजयक्ष्मा यानी कि टीबी, इसके लिए एटीएस का टीका, ये भी गलत है क्योंकि टीबी के लिए तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया, मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन का टीका यानी कि क्लोरोक्वीन वैक्सीन, तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि मलेरिया की जो दवा है वो क्लोरोक्वीन होती है। और ये डी वाला भी देखते हैं, स्कर्वी विटामिन बी यानी कि थायमिन की कमी से, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, जबकि स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये भी गलत है। कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी कि मलेरिया की दवा होती है क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वैसे तो कैंसर अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है और इसका विस्तृत अध्ययन चल रहा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। कौन से हैं वो 3 क्वेश्चन, आइए देखते हैं। पहला तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कैंसर है क्या? तो उसका सीधा एक ही आंसर है कि कैंसर एक अनियंत्रित कोश का विभाजन है। वैसे तो हमारे शरीर में रोज कोश का विभाजन होता है, लाखों नई कोशिकाएं बनती हैं, लाखों नष्ट होती हैं, लेकिन वो सब एक कंट्रोल्ड वे में होता है। जब किसी आदमी को कैंसर हो जाता है तो उसके शरीर की कोशिकाएं अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होने लगती हैं, और जो नई बनी कोशिकाएं हैं, कैंसर की कोशिकाएं हैं, वो स्वस्थ कोशिकाओं के पोषण को भी खा लेती हैं, और इससे जो स्वस्थ कोशिकाओं उनके पोषण की कमी हो जाती है और वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इससे आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। कैंसर से बनने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर का एक टाइप होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो कैंसर कई टाइप का होता है,
ब्लड कैंसर, अस्थि कैंसर, त्वचा कैंसर, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है वो है ब्लड कैंसर। अब हमने कैंसर क्या होता है ये देख लिया, कैंसर का टाइप देख लिया। अब कैंसर को इलाज को कहते हैं कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी में जो दवा यूज की जाती है वो होती है कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो परीक्षा में कैंसर से पूछे जाते हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम ये पूछे जाएंगे तो आपसे गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन है हमारा, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फिजियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी या साइकोथेरेपी? किसका यूज किया जाता है? कीमोथेरेपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया? किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने देखा था ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं? प्रतिजैविक, प्रदूषक, हार्मोन या टॉक्सिन? देखिए ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन डी राइट है। टॉक्सिन का मतलब होता है विष, और रोगाणु विष फैलाते हैं, जबकि ये डी वाला ऑप्शन गलत है, ये इसका सही आंसर नहीं है। जो सही आंसर है वो है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक को अंग्रेजी में कहते हैं एंटीजन। दरअसल जो रोगाणु होते हैं वो हानिकारक एंटीजन पैदा करते हैं, और उन एंटीजन से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी एंटीबॉडी पैदा करता है। एंटीबॉडी एंटीजन को साथ मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देती है। ये प्रक्रिया हमारे शरीर में रोज चलती है, डेली रोगाणुओं का आक्रमण भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से या किसी भी तरीके से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर पे अटैक करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम के कारण, एंटीबॉडी होने के कारण वो उसके प्रभाव को खत्म कर देती है और हमारा शरीर रोगों से सुरक्षित रहता है। तो इसका सही आंसर क्या है? रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं? तो रोगाणु एंटीजन पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीलिया या जॉन्डिस रोग किसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है हृदय, यकृत, प्लीहा या पित्ताशय। देखिए पीलिया, जिसका दूसरा नाम जॉन्डिस भी है, इसका एक और नाम होता है, इसको हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। हेपेटाइटिस ए या बी दोनों ही टाइप पीलिया के ही दूसरे नाम हैं। पीलिया से बस एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में बार बार रिपीट होता है और वो हम हमेशा गलत करके आते हैं। कैसे गलत करते हैं ये देखते हैं। पीलिया से प्रभावित अंग होता है वो यकृत होता है। जब मनुष्य को पीलिया हो जाता है तो उसका यकृत काम करना बंद कर देता है, उसकी त्वचा, आंखें, नाखून ये धीरे धीरे पीले होने लगते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए प्रभावित अंग, ऑप्शन में दिया रहता है त्वचा, तो हम लोग त्वचा को टिक करके आगे बढ़ते हैं और खुश होते हैं कि हमने तो सही कर दिया। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो होता है यकृत। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, ना कि त्वचा को। प्रभावित अंग तो यकृत होता है, लेकिन पीलिया रोग के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं पेशाब पीला हो जाना, आंखें पीली हो जानी, त्वचा पीली हो जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो लेड, मेथिल आइसोसाइनेट, पारा या क्लोरीन? तो देखिए धातुओं से फैलने वाले रोगों में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला तो है कैडमियम, जिससे इथाइटाई रोग फैलता है। दूसरा है पारा, इससे मिनीमाता रोग फैलता है। तीसरा है नाइट्रेट, इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये दोनों ही इथाइटाई और मिनीमाता ये जापान में सबसे पहले फैले थे और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आने से मरे थे। पारा जब पानी में मिल जाता है और उसको मनुष्य पीता है तो मिनीमाता रोग हो जाता है। एक और रोग है जो पानी के प्रदूषण से फैलता है, वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम। जब पानी में नाइट्रेट मिल जाता है और उस पानी को हम लोग पीते हैं तो हम लोग तो उसको सहन कर जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं यह नाइट्रेट उनके शरीर को प्रभावित करता है और नाइट्रेट के विषैले प्रभाव के कारण उनका जो शरीर है पूरा नीला पड़ जाता है और इसी कारण इस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? पारा से फैलता है मिनीमाता रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है?
नाइट्रेट संदूषित भोजन। तो नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग से कौन सा फैलता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम फैलता है नाइट्रेट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? इटाई इटाई होता है कैडमियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई? 1980, 1981, 1983, 1986। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1983। कहीं कहीं आपको 1981 लिखा मिल जाएगा, लेकिन जो राइट आंसर है वो 1983 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन लिखा है एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई, जबकि एड्स का सबसे पहले पता लगा था 1981 में। यह सबसे पहले अमेरिका के 2 शहरों न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में फैला था, लेकिन ये वायरस से ही फैल रहा है इस बात की पुष्टि हुई थी 1983 में, और उस वायरस का नाम HIV रखा गया था 1986 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1983। और भी एड्स से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, एड्स एक संक्रामक रोग है। एड्स को एक लाल फीते के माध्यम से दर्शाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है, परीक्षा में बार बार रिपीट होता है, वो है इसका फुल फॉर्म। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए यहाँ लगा है सिंड्रोम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है वो एड्स से तो नहीं मरता, लेकिन एड्स हो जाने के कारण उसका प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी भी छोटी सी बीमारी से मर जाता है। जैसे उसे बुखार, जुकाम, खांसी या कुछ भी छोटी सी बीमारी, छोटी सी चोट भी लग जाए तो भी वह मर जाता है, क्योंकि इन सब छोटी बीमारियों से जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम लड़ता है वो बिल्कुल खत्म या कमजोर हो चुका होता है, क्योंकि एड्स का विषाणु डायरेक्ट हमारे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम पे ही अटैक करता है और इंसान छोटी सी बीमारियों की चपेट में आके मर जाता है। तो जहां भी सिंड्रोम लिखा हो समझ जाइए उस रोग के अपने तो कोई लक्षण नहीं है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, उसमें आदमी के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और आदमी की मृत्यु हो जाती है। उसमें एक स्पेसिफिक रीजन से डेथ होती है, लेकिन इसमें किस रीजन से डेथ हो इसका कोई पता नहीं रहता है। सिंड्रोम में HIV का जो वायरस होता है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स WBC का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट, उन सेल्स पे अटैक करता है और उनको खत्म कर देता है। अब ये WBC होती हैं वो हमारी इम्यून सिस्टम बनाती हैं। जब WBC का ये लिम्फोसाइट खत्म हो जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली भी खत्म हो जाएगा। प्रतिरक्षा प्रणाली खत्म हो जाएगी तो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी और छोटे छोटे रोग, जुकाम, बुखार, खांसी से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। देखिए, किसी इंसान को खांसी, बुखार, जुकाम है और वो जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा, जल्दी रिकवर नहीं हो रहा है, तो आप उस पर डाउट करेंगे कि कहीं उसको एड्स तो नहीं है। तो आप उससे कहिए कि जाओ और एलिसा परीक्षण करवाओ। इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति को एड्स है कि नहीं। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसको एड्स है और रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसको एड्स नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि एलिसा परीक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण एड्स की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स की पहचान करती है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। पहला इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर मच्छर रक्त चूसता है, यह पौधों का रस पीता है, या मस्तिष्क को फैलाता है, या यह मलेरिया फैलाता है? तो देखिए, जो नर मच्छर होता है बेचारा, वो दिन में तो पौधों का रस चूसता है और रात को आराम करता है। वो किसी भी प्रकार का रोग नहीं फैलाता है। जो रोग फैलाता है वो फैलाती है केवल मादा मच्छर। तो नर मच्छर केवल पौधों का रस पीकर जिंदा रहता है। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह पौधों का रस पीता है। याद रखिए, ये मनुष्य को नहीं काटता है नर मच्छर, हमेशा मादा मच्छर ही मनुष्य को काटती है। और इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताइए मादा मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला है मादा एनीफिलीज मच्छर,
मादा एनीफ्लीज मच्छर फैलाती है मलेरिया, और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। तो मलेरिया का कारक या पैथोजेंस कौन है? प्लाज्मोडियम परजीवी। और मलेरिया को फैलाने वाला वाहक या वेक्टर कौन है? मादा एनीफ्लीज मच्छर। वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर मादा एनीफ्लीज, कारक हो जाएगा प्लाज्मोडियम परजीवी। मलेरिया में ठंड के साथ बुखार होता है। एक और होता है बुखार मच्छर के कारण, उसको कहते हैं डेंगू, लेकिन ये बहुत ही घातक बुखार होता है मलेरिया की अपेक्षा। इसमें शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, अगर समय पर इलाज ना मिले तो मनुष्य की मौत भी हो जाती है। और ये डेंगू एक वायरस से फैलता है जिसको अर्बो वायरस कहते हैं। अर्बो वायरस को फैलाने में मदद करता है एडिस इजिप्टी मच्छर। ये भी एक मादा मच्छर है जो डेंगू के वायरस की वाहक है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। एक और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मच्छर है क्यूलेक्स मच्छर। देखिए ये पूरा फूला हुआ है, दोनों मच्छरों की अपेक्षा ये तो दोनों पतले पतले हैं, लेकिन ये पूरी फूली हुई है। इसकी बॉडी भी देखिए, मुंह भी देखिए, इसके पंख भी देखिए, फूली हुई है। तो इसका काम, जब ये फूली हुई है, इसका काम भी होता है कौन सी बीमारी फैलाना? ऐसी बीमारी फैलाना जो मनुष्य के अंगों को फुला दे। तो वो कौन सा रोग है? फाइलेरिया। फाइलेरिया में होता क्या है कि मनुष्य का जो पाँव होता है वो फूल कर हाथी के पाँव के समान हो जाता है। तो मनुष्य के पाँव और हाथी के पाँव में कोई खास अंतर नहीं रह जाता है। यह फाइलेरिया ब्रैंकोप्टाई कृमि के कारण फैलता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मादा एनीफ्लीज मच्छर मलेरिया फैलाती है। अब मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल तो रहा है, लेकिन ये पता नहीं कैसे फैल रहा है। तो अब तो हमें पता है कि मादा एनीफ्लीज मच्छर फैलाती है, लेकिन सबसे पहले किसने बताया था कि मादा एनीफ्लीज मच्छर है मलेरिया फैलाती है? सबसे पहले बताया था रोनाल्ड रॉस ने, हमें सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स किस रोग की वाहक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचारित किया जाता है? मलेरिया किसके द्वारा संचारित किया जाता है? मादा एनीफ्लीज मच्छर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया मादा एनीफ्लीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी या किसने बताया था? किसने बताया था? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या रोनाल्ड रॉस? किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। रॉबर्ट कोच ने क्या बताया था? रॉबर्ट कोच ने बताया था कि टीबी होता है वो ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। लुई पास्चर, ये वही लुई पास्चर जिन्होंने दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की थी। लुई पास्चर ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था, इन्होंने रेबीज का टीका बनाया था। रेबीज जो बीमारी है वो विषाणु से फैलती है। कब फैलती है? जब मनुष्य को कोई संक्रमित या पागल कुत्ता या बंदर काट लेता है तो यह बीमारी मनुष्य में फैल जाती है। तो इस बीमारी को रेबीज कहते हैं। रेबीज का टीका भी लुई पास्चर ने दिया था। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए मैंने बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बनाई है जिससे आपको याद रहेगा। रेबीज फैलता किससे है? कुत्ते के काटने से फैलता है, ये तो सबको याद रहेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने। ये शायद भूल सकते हैं आप, लेकिन एक ऐसी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको जिससे आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया था। देखिए कई लोग घरों में कुत्ता पालते हैं, कई लोग कुतिया भी पालते हैं। तो जब उसको बुलाना हो तो हम लोग उसको कैसे बुलाते हैं? बुलाते हैं लुई 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 लुई। तो वो आपकी तरफ देखती है और आ जाती है। इससे हमको क्या याद हुआ? इससे हमको एक क्वेश्चन याद हो गया, कुतिया को कैसे बुलाते हैं? लुई लुई लुई। तो लुई 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 से याद रखना है लुई पास्चर। और कुतिया के काटने से कौन सा रोग फैलता है? रेबीज। तो रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई 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 करके बुलाते हैं, तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। आई होप ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और ये है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। नेक्स्ट है इबोला क्या है? तो देखिए सबको पता है इबोला एक वायरस है कि पश्चिमी अफ्रीकी देशों में 2013 से 15 के बीच में फैला था और इसमें लगभग 10,000 लोगों की जान गई थी। ये विषाणु मनुष्य तक संक्रमित चमगादड़ के खून के संपर्क में आने से पहुंचता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार के साथ खून की उल्टियां होती हैं और यह एक संक्रामक बीमारी है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया होता है तो इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया क्या होता है? कार्बनिक जैव विकार, उपापचयी विकार, आनुवंशिक विकार या हार्मोन स्तर का विकार? इसका राइट आंसर है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है। देखिए, हीमोफीलिया होता क्या है? जब किसी इंसान को चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है तो आप देखते हैं थोड़े समय बाद जो खून के साथ एक सीरम निकलता है वो हवा के संपर्क में आने के बाद रक्त का थक्का बना देता है और हमारा खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है उसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है और लगातार खून निकलता रहता है, जिससे ज़्यादा खून बह जाने से शरीर में खून की कमी हो जाती है और कई बार ज़्यादा खून बह जाने से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। हीमोफीलिया की एक विशेषता होती है कि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलता है, इसलिए इसको आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है? देखिए, जो जीवाणु और विषाणु होते हैं वो केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं और उनकी जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। वो यूकैरियोटिक यानी कि मॉडर्न कोशिका नहीं होती है, वो बहुत ही ओल्ड आदिम कोशिका होती है जिसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसमें ज़्यादा कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, उसमें केवल एक सेल वॉल पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं और आरएनए या डीएनए में से कोई एक चीज पाई जाती है। उसमें विकसित कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि ये सब नहीं पाए जाते हैं, ना ही उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, जीव द्रवकला, राइबोसोम या सूत्र कणका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्र कणका। सूत्र कणका को अंग्रेजी में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो एक विकसित कोशिकांग है जो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि जीवाणु और विषाणु की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्र कणका। और जीवाणु कोशिका में एक और खास बात होती है जो विषाणु कोशिका में नहीं होती है, कोशिका भित्ति का पाया जाना। तो इसको भी याद रखेंगे, जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि विषाणु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है 1, 2, 3 या 0? तो जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका होती ही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? यहाँ विषाणु की बात चल रही है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन बिल्कुल करता है, परपोषी कोशिका के भीतर। कोशिका भित्ति की मौजूदगी, देखिए विषाणु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका भित्ति केवल जीवाणु कोशिका में होती है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वभाव से पूरी तरह परजीवी बिल्कुल होता है। डीएनए आरएनए की मौजूदगी, बिल्कुल डीएनए आरएनए में से एक चीज पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी यानी कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में वायरस का अर्थ है? तो लैटिन भाषा में वायरस का अर्थ क्या है? मधुर, लघु, तरल या विष? देखिए, इसका तो आंसर वैसे ही पता चल जाएगा। हिंदी में कहते हैं वायरस को विषाणु, तो लैटिन भाषा हो या हिंदी भाषा, आंसर हो जाएगा विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है या किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहले टाइफाइड के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, टाइफाइड को मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड एक जीवाणु के कारण होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसका नाम आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी एग्जाम में आएगा तो आप ऑप्शन से इसको गैस कर लेंगे, क्योंकि इसमें छुपा हुआ देखिए टाइफी और रोग कौन सा है? टाइफाइड, तो इससे आप गैस कर सकते हैं। जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है वो जल में मिलकर जल को दूषित कर देता है। जब ये जल हम लोग पीते हैं और ये जल हमारी आंतों तक पहुंचता है तो यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु हमारे आंत को प्रभावित कर देता है। टाइफाइड को इसलिए आंत्र ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक और इससे बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको टाइफाइड है कि नहीं, ये जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो विडाल टेस्ट परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। देखिए, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु, बिल्कुल जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है स्यूडोमोनास के द्वारा, विब्रियो कोलारी द्वारा
पास्चुला पेस्टिस द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। देखिए मैंने बताया था कि आप ऑप्शन से इसको गैस कर सकते हैं, इसको टाइफाइड के जीवाणु को याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए डी वाले ऑप्शन में टाइफी छुपा हुआ है, टाइफी से हो जाएगा टाइफाइड। डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट परीक्षण किसके निदान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अभी हमने देखा टाइफाइड या अंतज्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? कौन सी बीमारी फैल जाएगी? पीने का पानी अगर दूषित हो गया है तो टाइफाइड फैल जाएगा। पोलियो की रोकथाम के लिए सबसे पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई? देखिए पोलियो से आपके 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो पोलियो वायरस का नाम पोलियो ही होता है, ये भी परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं। दूसरा है पोलियो से प्रभावित अंग, पोलियो से प्रभावित अंग होता है तंत्र का तंत्र, तो ये इंपॉर्टेंट है तंत्र का तंत्र। और तीसरा है पोलियो की वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई थी? तो पोलियो की वैक्सीन सबसे पहले बनाई थी जोनास सॉक ने, याद रखिए जोनास सॉक ने सबसे पहले बनाई थी। एक और साइंटिस्ट का नाम है अल्बर्ट साबिन, उन्होंने दवा बनाई तो थी लेकिन वो उसका पेटेंट नहीं करा पाए। पेटेंट उन्होंने कराया 1962 में, जबकि जोनास सॉक ने 1953 में ही इस दवा का पेटेंट करा लिया था। तो ये पोलियो की फर्स्ट प्रभावी वैक्सीन है। ऑप्शन में अगर आपको जोनास सॉक या अल्बर्ट साबिन दिखें, वैसे जनरली ऐसा होता नहीं कि दोनों ऑप्शन में दें, लेकिन अगर दोनों आपको एक साथ दिखें तो आपको जोनास सॉक ही टिक करना है। तो पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई? J.S. गिब्बन, जोनास सॉक, रॉबर्ट एडवर्ड्स, जेम्स सिम्पसन। किसने बनाई थी? जोनास सॉक ने बनाई थी। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक कवक, एक वायरस, एक कृमि, एक बैक्टीरिया। तो कौन कारण है? तो ये वायरस से होता है। पोलियो के वायरस का भी नाम पोलियो है, तो बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क को, यकृत को, हृदय को या मस्तिष्क को? मेनिंजाइटिस रोग होता क्या है? देखिए मेनिंजाइटिस मुख्य रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करता है। होता क्या है, जो मस्तिष्क हमारा क्रेनियम खोल में बंद रहता है उसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, और मेनिंजाइटिस रोग में उस झिल्ली में सूजन आ जाती है, उसके चारों तरफ पानी भर जाता है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में कभी कभी पूछ देते हैं कि बताइए मेनिंजाइटिस रोग से मरने वाला इतिहास का कौन सा व्यक्ति है? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय की मृत्यु मेनिंजाइटिस रोग से हो गई थी। वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में थे, वहीं पर उनकी मृत्यु मेनिंजाइटिस रोग से हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर का रोग निम्नलिखित में से क्या है? यह मस्तिष्क का विकार है, या यकृत को प्रभावित करता है, वृक्क को प्रभावित करता है, या मानव प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? देखिए अल्जाइमर भी एक मस्तिष्क का विकार है, यानी कि यह मनुष्य के मस्तिष्क के संबंधित, लेकिन यह मेनिंजाइटिस से किस प्रकार अलग है? मेनिंजाइटिस में तो मस्तिष्क के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, लेकिन अल्जाइमर में कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। देखिए अल्जाइमर में होता क्या है कि अल्जाइमर में मनुष्य की याददाश्त कम हो जाती है। पहले थोड़ी सी याददाश्त कम होती है, फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ने पे और ज़्यादा वो चीज़ें भूलने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि उसकी सारी याददाश्त चली जाती है, तो इस रोग को कहते हैं अल्जाइमर। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया को जानने के लिए हम सबसे पहले डीपीटी के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे हमारे 3 क्वेश्चंस कवर होंगे। देखिए डीपीटी का जो टीका होता है सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है, वो किस रोग के लिए दिया जाता है? आपको ऑप्शन में से छांटना रहता है और आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, टी फॉर टिटनेस। अब डिप्थीरिया और टिटनेस तो ठीक है, क्योंकि डी फॉर डिप्थीरिया, टी फॉर टिटनेस है, लेकिन पी फॉर ऑप्शन में दिया रहता है पर्ट्यूसिस नहीं, काली खांसी, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसमें दिया रहता है पी फॉर न्यूमोनिया, न्यूमोनिया की जो स्पेलिंग होती है वो भी पी से चालू होती है, तो आप लोग दिमाग लगाते हैं और न्यूमोनिया में टिक करके चले आते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पी फॉर होता है पर्ट्यूसिस,
पर्ट्यूसिस का नाम पड़ा इसके बैक्टीरिया के कारण। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस के नाम से फैलती है, उसको हिंदी में काली खांसी कहते हैं। अब देखिए, इन सारे बैक्टीरिया को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन बैक्टीरिया के नाम में ही इनकी बीमारी का नाम छुपा हुआ है। जैसे डिप्थीरी में छुपा हुआ है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस का मतलब ही पर्ट्यूसिस है, इसको हिंदी में खाली खांसी कहते हैं, और टेटेनी में छुपा हुआ है टिटनेस। तो आपके इनके बैक्टीरिया के नाम याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप एग्जाम में गैस कर सकते हैं। अब डिप्थीरिया में जो प्रभावित अंग होता है वो होता है श्वास नली। ये वाला क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि डिप्थीरिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो गला या श्वास नली प्रभावित होती है। डिप्थीरिया और काली खांसी में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, कि डिप्थीरिया में केवल श्वास नली प्रभावित होती है, लेकिन जो आपको काली खांसी होता है उसमें पूरा स्वतंत्र तंत्र हिल जाता है खांसते खांसते। तो आप याद रखेंगे कि काली खांसी में पूरा के पूरा स्वतंत्र तंत्र प्रभावित होता है, जबकि डिप्थीरिया में केवल श्वास नली प्रभावित होती है। और तीसरा है टिटनेस, इसको लॉक जॉ या धनुष टंकार भी कहते हैं। लॉक जॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपकी दत्ती बंध जाती है। चलते चलते आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक से आपका जबड़ा पूरा बंध जाता है। इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये तीनों रोग जीवाणु से फैलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, श्वास नली को, यकृत को या छोटी आंत को? तो किसको प्रभावित करता है? श्वास नली को प्रभावित करता है। टिटनेस द्वारा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है टिटनेस द्वारा। निम्नलिखित में से किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डिप्थीरिया, कुकर खांसी तथा टिटनेस। ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस में दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ये सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोग का कारण एक विषाणु है? टिटनेस, काली खांसी, रेबीज या प्लेग? तो टिटनेस तो क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नाम के जीवाणु से फैलता है। काली खांसी यानी कि पर्ट्यूसिस भी जीवाणु से फैलता है, हेमोफिलस पर्ट्यूसिस से। रेबीज जो होता है वो वायरस से फैलता है। अभी हमने याद किया था, लुई 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 करके कुतिया को बुलाते हैं, कुतिया रेबीज फैलाती है, और लुई 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 करके बुलाते हैं, तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग है? गलसुआ, मम्स, प्लेग, फाइलेरिया, टिटनेस? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है गलसुआ। गलसुआ होता क्या है? गलसुआ को टॉन्सिल्स भी कहते हैं। इसमें हमारे लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। जो हमारे गाल के दोनों तरफ जबड़े के पास लार ग्रंथियां होती हैं, उसमें इसमें सूजन आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलसुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबीय पेचिस पैदा होती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और उससे भी सरल इसका आंसर है। कैसे? देखिए, ऑप्शन में दिया है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा, साल्मोना टाइफी द्वारा, इकोलाई द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा। इसमें भी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखिए, अमीबी पेचिस यानी कि अमीबा से फैल रहा है ये, तो अमीबी छुपा हुआ है इसमें, और अमीबा किस में है? केवल एक ही ऑप्शन में है, एंट अमीबा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से फैलता है। ये भी डायरिया के जैसा है, बहुत ही घातक रोग है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दस्त लगते हैं और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और यही वो रोग है जो अच्छे अच्छे पहलवानों को भी रुला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था? तो H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था 1997 में हांगकांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा विषाणु मानवों के लिए संक्रामक है? कौन सा संक्रामक है? अभी हमने देखा H5N1 वायरस यानी कि बर्ड फ्लू जो पैदा करता है। इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अगर यही होता H1N1 तो इसका होता है स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? किस देश से शुरू हुआ था? कनाडा, सिंगापुर, चीन या थाईलैंड? तो ये चीन से शुरू हुआ था। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है सार्स का फुल फॉर्म। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्स का पूर्ण रूप है? सार्स का पूर्ण रूप क्या होता है? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया रोग का संबंध किससे है? फेफड़े से, मस्तिष्क से, कान से या आँख से? देखिए,
जब मैं क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा था मानव रोग से तो मुझे ये क्वेश्चन दिखाई दिया, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन अभी आपको कठिन लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है मायोपिया। मायोपिया एक अंग्रेजी नाम है रोग का। अगर मैं इसको हिंदी में बता दूं तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बताता हूँ। इसका हिंदी में नाम होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जैसे ही आपको पता चला, अब आंख टिक करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन समस्या ये है कि परीक्षा में ऐसा ही सीधा सीधा देवनागरी में लिखा हुआ आता है मायोपिया रोग का संबंध किससे है। तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं है क्या। इसलिए आपको मायोपिया रोग भी याद रखना है कि यह निकट दृष्टि दोष होता है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसकी मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है जो शायद आपको पसंद आएगी। देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दो तरीके के मनुष्य की आंख में दोष होते हैं, और इनको दूर करने के लिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम हरदम कंफ्यूज रहते हैं कि किस रोग में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस ट्रिक को देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। देखिए, सबसे पहले दोनों रोग का कंपेरिजन कीजिए, दूर दृष्टि दोष का और निकट दृष्टि दोष का। अब देखिए, निकट में 3 अक्षर हैं, 1 2 3 निकट, जबकि दूर में 2 ही अक्षर हैं, यानी कि दूर में कम अक्षर हैं जबकि निकट में ज़्यादा अक्षर हैं। तो इनको दूर करने के लिए जो लेंस उपयोग किया जाएगा वो भी इन्हीं के अनुसार होगा। जैसे कि अवतल लेंस में ज़्यादा अक्षर हैं, 1 2 3 4, किसके मुकाबले? उत्तल लेंस के। इसमें देखिए कम अक्षर हैं, 1 2 3 अक्षर ही हैं। तो इसमें उत्तल लेंस में कम अक्षर हैं जबकि अवतल लेंस में ज़्यादा अक्षर हैं। तो ज़्यादा अक्षर वाला लेंस ज़्यादा अक्षर वाली बीमारी के साथ जाएगा और कम अक्षर वाला लेंस कम अक्षर वाली बीमारी के साथ जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा प्रयोग होता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। उम्मीद है ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मायोपिया रोग का संबंध किससे है? उसका राइट आंसर हो जाएगा आंख से है। क्वेश्चन नंबर 48, सूची फर्स्ट के कीट रोग वाहकों का सूची सेकंड में दिए गए संचारित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। देखिए, आपको वेक्टर्स को मिलाना है कि वो कौन से रोग फैलाते हैं। तो पहला है मादा एनीफ्लीज। मादा एनीफ्लीज क्या फैलाती है? मलेरिया फैलाती है, तो इसका ये हो जाएगा। क्यूलेक्स मच्छर, तो ये शरीर के अंगों को फुलाती है, तो कौन सा हो जाएगा? फाइलेरियासिस, पाँव को आपको फुला के हाथी बना देती है। रेत मक्खी क्या फैलाती है? यानी कि सैंड फ्लाई, सिकता मक्खी, ये आपका काला जार फैलाती है। और सीसी मक्खी क्या फैलाती है? ट्रिपोनोसोमा फैलाती है, जिसके कारण नींद की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुनैन औषधि किस रोग में प्रयोग की जाती है? तो देखिए, कुनैन जो होती है वो मलेरिया की दवा होती है। एक वृक्ष होता है सिनकोना नाम का, उसके छाल का अर्क जो होता है उसको कुनैन कहते हैं, और कुनैन औषधि मलेरिया के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो कुनैन औषधि किस रोग में प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो अभी हमने देखा था कि सिनकोना का वृक्ष होता है, उसकी छाल का अर्क निकाला जाता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा छाल। तो फ्रेंड्स, ये थे 50+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो हर परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। हर एग्जाम में इनसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।